हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का अपना लेक्चर रहेगा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पाचन तंत्र? पाचन तंत्र मतलब जब हम भोजन करते हैं तो भोजन जो हमारे शरीर के लिए अनिवार्य होते हैं, जैसे कार्बन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक है। ये सारी चीज़ हमारे शरीर के लिए, विकास के लिए अनिवार्य होती हैं, वो हम अवशोषित करते हैं और जो अनपचा भोजन होता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। इसे हम पाचन तंत्र बोलते हैं। अब पाचन तंत्र मतलब जो पूरा तंत्र है, पूरा सिस्टम है, क्या है वो सिस्टम, हम उसे जानेंगे आज, ठीक है। ठीक है, तो चलते हैं। कैसे, क्या है हमारा टॉपिक? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, इसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये अब हम जो अवशोषित करते हैं, जो खाने का निर्माण करते हैं, जो पाचन होता है, जो खाने का निर्माण हम करते हैं वो दो प्रकार से करते हैं। वो दो प्रकार के होते हैं, खाने का निर्माण करने वाले दो प्रकार के होते हैं। एक स्वयंपोषी, एक परपोषी। मतलब जो पाचन है उसमें दो प्रकार के होते हैं, स्वयंपोषी आउटोट्रॉफ बोलते हैं इन्हें, स्वयंपोषी को, ठीक है, आउटोट्रॉफ। और एक होते हैं परपोषी, जिन्हें हम हेटरोट्रॉफ बोलते हैं, ठीक है। अब बोलो कि स्वयंपोषी, परपोषी, आउटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ क्या होते हैं? देखिए, स्वयंपोषी वो होते हैं जो अपना खाने का निर्माण खुद करते हैं, मतलब खुद पर निर्भर रहते हैं, खुद कर लेते हैं, ठीक है। और परपोषी वो होते हैं जो अपना खाने का निर्माण दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे अगर हम स्वयंपोषी की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा? साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। इसमें आयरन बैक्टीरिया, इसमें हरे पौधे, ठीक है। इसमें और क्या? शैवाल, ठीक है। इसमें स्वयंपोषी में मतलब ऑटोट्रॉफ में ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। अगर हम परपोषी की बात करें, हेटरोट्रॉफ की बात करें, तो उसमें क्या आएगा? इससे कई प्रकार के होते हैं, जैसे ये कई प्रकार कैसे होते हैं? जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, नरभक्षी, मलभोजी, ये मलभोजी होते हैं, ठीक है। ये प्रकार हो जाते हैं, परपोषी में आ जाते हैं। जैसे परपोषी मतलब जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वो ये इतने प्रकार के होते हैं परपोषी में, ठीक है। अगर शाकाहारी की बात करें तो क्या आते हैं शाकाहारी के अंदर? जैसे गाय, बकरी, भैंस, हिरण, ये भाई साहब शुद्ध शाकाहारी, जिन्हें हम शुद्ध शाकाहारी बोलते हैं। आप बोलोगे कि हम भी तो शाकाहारी हैं, जैसे मैं बोलूँ मैं भी तो शाकाहारी हूँ, कोई बोलेगा कि मैं शाकाहारी हूँ, मैं मांस नहीं खाता। देखिए, शाकाहारी वो होते हैं, जो शुद्ध शाकाहारी वो होते हैं, जैसे कि जिन्हें मृत्यु तो स्वीकार है लेकिन मांस खाना स्वीकार नहीं है, समझ रहे हो? अब जो गाय, बकरी, भैंस, ये भाई मांस कभी नहीं खाएंगे, ये मृत्यु स्वीकार कर लेंगे लेकिन मांस कभी नहीं खाएंगे, भूखे मर जाएंगे। लेकिन आपको 10 दिन भूखा रखा जाए और आपके सामने मांस रख दिया जाए, मांस का खाना, तो भाई आप उसे स्वीकार कर लेंगे, अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं करेंगे। समझ रहे हो? इंसान बहुत स्वार्थी होता है, बहुत सेल्फिश होता है, समझ। तो भाई यही चीज़ है, ठीक है। इन्हें मृत्यु स्वीकार है भाई, मांस खाना स्वीकार नहीं है। अब ऐसे ही है शहर, इसमें मांसाहारी में क्या जाएगा? शेर,
बाघ, बाघ टाइगर से बोलते हैं। तेंदुआ, तेंदुआ आ जाएगा। शेर, बाघ, तेंदुआ जो मांस ही खाएंगे भाई, इन्हें शाकाहारी भोजन पसंद ही नहीं है, ठीक है। ये मांस ही खाएंगे, मांस के अलावा कुछ नहीं खाएंगे, ठीक है। तो ये मांसाहारी में आ जाएंगे। सर्वाहारी इसमें आ जाते हैं अपने मनुष्य, कुत्ता, जो बिल्ली, जो मतलब दोनों का मांस का और शाक का सेवन करे, ठीक है। उस वो सर्वाहारी होते हैं। दोनों चीज़ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खा ले, ठीक है, वो सर्वाहारी होते हैं। नरभक्षी कौन से होते हैं? नरभक्षी होते हैं किसी जाति, कोई जीव है, अब जीव की कोई जाति है, अब वो जाति अपनी ही जाति को काट के खा रहा है। कितनी बुरी बात है। अच्छा, मनुष्य की जाति है, अब मनुष्य को मतलब कि काट के खाए, ठीक है, तो बहुत बेकार चीज़ है, ठीक है। तो वही अपनी जाति को काट के खाए। मनुष्य में भी होता है, कोई सा देश है मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पर होता है वो चीज़, ठीक है। तो क्या कोई जाति अपनी ही जाति को काट कर खाए, वो क्या बोलता है? नरभक्षी। मलभोजी, मलभोजी में आ जाएंगे सुअर, सुअर, कुत्ता। मलभोजी मतलब जो भोजन के रूप में मल को खाता है, जो अपने मल को खाता है, दूसरे के मल को खाता है। अब मैं आपको बता दूं कि मल, जैसे सुअर आ रहे हैं, तो सुअर की भी बहुत परेशानी होती है। मतलब परेशानी क्या होती है, मजबूरी होती है कि वो मल को खाना स्वीकार करता है। मतलब कौन मल को खाना स्वीकार करता है, उसकी परेशान समस्या मतलब कि मजबूरी होती है, वो क्या होती है मैं आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। जब हम एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे, अब इसकी बात पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है जी, समझ गया। ये स्वयंपोषी परपोषी क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ये बता दे रहा हूँ। अब आगे अपने एलिमेंट्री कैनाल पर, ठीक है, आहार नाल पर, आहार नाल पर, ठीक है। आहार, आहार नाल, जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अरे यार, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। अब इसके लिए हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तब चलिए बनाते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये बन गई एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। अब एक एक करके जानेंगे कि क्या कार्य है इनका। अगर हम मुख की बात करें, सबसे पहले मुख की बात, हमारा भोजन कहाँ जाता है? मुख में, माउथ में, सबसे पहले चबाने के लिए। और चबाने मुख में हमारी दो चीज़ें होती हैं, एक जीभ, एक दांत, ठीक है। अगर हम जीभ की बात करें तो जीभ का कार्य करती है, जो भोजन खाते हैं हम उसका टेस्ट का अनुभव कराती हैं, अनुभव कराती है टेस्ट का। जैसे हमारा जीभ है, ये जीभ है, ठीक है। अब तीन तरह का टेस्ट का अनुभव कराती हैं, जैसे कि पहला हिस्सा जी हमारा आगे का हिस्सा जीभ का, काय का अनुभव कराएगा? मीठे का, मीठा, मीठे का अनुभव कराएगा। और जो साइड के हिस्से काय का? नमकीन का, नमकीन का, ठीक है। और लास्ट का हिस्सा कड़वा। क्या चीज़ बनाई है क्या चीज़ बनाई है जीभ भी। अगर ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना चाहो तो कर सकते हैं। कैसे? अगर हम किसी से बोलें तो पहले मीठी आवाज़ बोलें, शांतिपूर्वक बोलें, फिर जो बोलें फिर नमकीन आवाज़ में बोलें, थोड़ी नमकीन आवाज़ में बोलें। आखिरी जो शब्द हों वो लास्ट, अंत में कड़वा होना चाहिए, ना कि पहले। लोग पहले कड़वाहट बोलते हैं, फिर बाद में शांतिपूर्वक समझौता करते हैं। अगर वही चीज़ मीठा
बोलकर मतलब मीठा बोलकर मतलब शांतिपूर्वक बोलकर वो नौबत ही नहीं आएगी जो कड़वाहट बोलने के लिए। मीठा बोल के कड़वाहट बोलने के लिए नौबत ही नहीं आएगी, समझ रहे हो। तो ज़िंदगी में ब्लेंड करना सीखो जीभ से, समझ रहे। तो छोटी सी है बस, तो जीभ है जी, ठीक है, समझ लो जीभ का टेस्ट के अनुभव कराती है टेस्ट का, ठीक है, जो स्वाद हमारा अनुभव कराती है। अब आ जाओ दांत पे। दांत, अब हम जानते हैं कि दांत हमारे होते हैं 32 दांत होते हैं। अगर ये 32 की बात करें, 32 दांत होते हैं हमारे, ठीक है, 32 दांत होते हैं। लेकिन 2 प्रकार के दांत होते हैं। कैसे प्रकार के? 4 प्रकार के दांत होते हैं, लेकिन जीवन में 2 बार आते हैं दांत। एक होते हैं दूध के दांत, जो हमारे पीस होते हैं, ठीक है, दूध के दांत। अगर ये दूध के दांत एक बार चलेगा तो दोबारा आ सकते हैं, लेकिन ये 32 दांत एक बार चलेगा तो दोबारा नहीं आएंगे, समझ रहे हो। अरे तो जिंदगी में कितने बार आते हैं? 2 बार। तो दांत के प्रकार कितने होते हैं? दांत के प्रकार होते हैं 4। पहला जैसे इंसीजर, इंसीजर। दूसरा दूसरा क्या है? केनाइन, केनाइन। तीसरा प्रीमोलर। चौथा मोलर, चौथा मोलर। अब इनके कार्य बताता हूँ। जैसे इंसीजर कौन से होते हैं? इंसीजर होते हैं सामने वाले, ये सामने वाले काटने का कार्य करते हैं, सामने वाले काटने का, ठीक है, इंसीजर, समझ रही, ठीक है। केनाइन, केनाइन क्या होते हैं? जो नुकीले होते हैं। हमारे जो मनुष्य के दांत हैं वो कुछ, ये 4 दांत हैं, ये एक जे है, ठीक, एक जे है, जो नुकीले होते हैं। वो क्या है? वो क्या है? केनाइन। अगर आप केनाइन ज़्यादा ही बड़ा देखना चाहते हैं तो जानवर में देखा जाए कुत्ता, शेर। कुत्ते में 2 नुकीले दांत होते हैं। ये क्या काम करते हैं? चीरने फाड़ने का, मांस चीरने फाड़ने का, मांसाहारियों में होते हैं ज्यादातर बड़े बड़े, ठीक है। और ये प्रीमोलर मोलर का काम करते हैं पीसने का, भोजन को छोटा बनाने का काम करते हैं, ठीक है, मोलर और प्रीमोलर, समझ दांतों का, ठीक है। अब आ जाओ हमारे गिरास नली पे। कहाँ? गिरास नली पे, ठीक है। गिरास नली क्या काम करती है? गिरास नली है जो भोजन हम जब खाते हैं तो गिरास नली हमारा काम कार्य करती है, जो भोजन है उसे अमाशय तक पहुंचाने का, अमाशय तक पहुंचाने का काम करती है। कभी कभी ये भोजन है वो हिलक जाता है, अटक जाता है गिरास नली में, तो ये गिरास नली ऑटोमेटिकली एक पदार्थ छोड़ती है, चिपचिपा चिपचिपा पदार्थ छोड़ती है, उसके जरिए अपना अमाशय तक आ जाता है। अगर उसके जरिए भी नहीं आता है तो डायफ्राम के जरिए आता है, ठीक है। डायफ्राम कैसे? फेफड़ों को एक, जब खाना अटक जाए तो फेफड़ों को खूब जोर से, मतलब कि फुलाता है, फिर एकदम सांस अंदर को लेता है। तो सांस अंदर को लेना, बाहर को लेना, एकदम ऐसे लेना, ठीक है। तो ऐसे करके डायफ्राम होता है। डायफ्राम कहाँ पर होता है? डायफ्राम यहाँ होता है, यहाँ पर, ठीक है, बीच में। मैं बात नहीं कर रहा, बात बता रहा हूँ, डायफ्राम होता है। तो ऐसे जब हमें ऐसी सांस लूंगे जाते, अब अंदर को लूंगे जाए, फिर एकदम ऐसे करके तो अंदर को जाएगा खाना, हमारे यहाँ अटका हुआ, तो ठीक है। तो इसलिए डायफ्राम मदद करता है, फिर आ जाता है इससे, ठीक है। पहली बात तो ऑटोमेटिकली चिपचिपा पदार्थ छोड़ के अमाशय तक आ जाता है, ठीक है, ये समझ गए। अब आओ कहाँ पर? अमाशय तक। खाना कहाँ पर आ गया है? अमाशय तक। अब ये अमाशय तक खाना आ गया है स्टोमक तक। अब स्टोमक में क्या होता है? HCl, HCl। ये HCl क्या करता है स्टोमक में? HCl, देखिए, जो खाना कितना भी साफ खा लो, लेकिन कुछ ना कुछ बैक्टीरिया जाते हैं अंदर खाने के साथ। HCl उन्हें मारने का काम करता है। वो क्या करता है? और भोजन को तोड़ने का काम करता है, भोजन को पचाने का काम करता है HCl। अगर HCl का अनुभव लेना हो तुम्हें, तो आपको कभी उल्टी आई होगी, उल्टी तो नाक में बहुत सारा चेटता होगा, वो क्या? HCl। खट्टी खट्टी डकार आती हैं, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं कभी कभी, क्या होता है? HCl। काय की होती है? HCl, समझ रहे हो, वो HCl होता है। आप कहोगे कि इतना खतरनाक होता है तो इसे, मतलब कि ये स्टोमक को, अमाशय को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता है? भाई भगवान ने बहुत शिद्दत से बनाया तुम्हें, शिद्दत से सबको बनाया है। भगवान ने जब बनाया
तो यहाँ पर एक लेयर छोड़ दी, लेयर बना दी। अब जो लेयर क्या है, इस लेयर का नाम क्या है? इस लेयर को कहते हैं म्यूकस। म्यूकस इस लेयर को। अब जो HCl है, जो एसिड है, अम्ल है, और जो म्यूकस है वो क्या है? क्षारीय। अम्ल और क्षारीय जब मिलेंगे तो उदासीन बन जाते हैं, न्यूट्रल बन जाते हैं। तो भाई ये स्टोमक तक, अमाशय तक की जो है, जो मतलब कि जिसे नुकसान पहुंचाना चाहता है वहाँ तक से पहुंच ही नहीं पाता। जैसे कि अब मैं, बोर्ड है, बोर्ड क्या? स्टोमक, स्टोमक का एक वो है, ठीक है। अब बीच में मैं बोर्ड के सामने हूँ, मैं क्या हूँ? म्यूकस लेयर। अब कोई आए बोर्ड पे हमला करे, बोर्ड पे हमला करने से पहले अब बोर्ड को जब फेंट मारेगा तो मैं डिफेंस में उसे रोकूंगा, उसके हाथ को रोकूंगा कि बोर्ड पे ना लगे। अब उसको हाथ को यहीं रोक लिया, अब बोर्ड को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। तो ऐसे ही हमारा म्यूकस करता है। जब ये HCl जाता है मारने के लिए, म्यूकस की जो लेयर है, मतलब ये इसकी अमाशय की जो लेयर है उसको मारने जाता है, तो उससे पहले क्या मिलता है उसे? म्यूकस। म्यूकस कहता है तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा अगर अमाशय तक पहुंचना, अमाशय की लेयर तक पहुंचना, समझ रहे हो? तो इसे अब मार ही नहीं पता, वो दोनों उदासीन हो जाते हैं भाई। ठीक है, उदासीन कर देता है, क्षारीय छोड़ के, क्षारीय पदार्थ, क्षारीय रस छोड़ के अम्ल, वहाँ से अम्ल रस आता है, वहाँ से क्षारीय रस आता है, तो वो उदासीन हो जाता है, तो नहीं हो पाता है, तो न्यूट्रल रहता है दोनों चीज़ें। ठीक है, इतना बीज का, ये नहीं सब बीज का, थोड़ा बीज का, ठीक है, नहीं पता है। अब ये खाना कहाँ पर आता है? अब ये खाना आता है यहाँ के लिए, यहाँ के लिए। अभी हरकत है, लीवर है, क्या कार्य करता है? ये हरकत करता है पित्त का निर्माण। पित्त का निर्माण क्यों करता है? पित्त का निर्माण इसलिए करता है क्योंकि जो पित्तरस है बहुत ज़रूरी है। अब पित्त का निर्माण कर देगा, ठीक है। अब पित्त का निर्माण कर दिया इसने, तो जो एसिडिक खाना आ रहा है, जो अम्लीय खाना आ रहा है, ठीक है, उसे उसे क्या करेगा? पित्तरस। पित्तरस क्या होता है? क्षारीय। अब जो अम्लीय खाना आ रहा है पेट से, अब क्षारीय है, क्षारीय को दोनों मिलेंगे फिर भी उदासीन हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे फिर जाएगा। तो ये हरकत क्या करता है? पित्त का निर्माण, पित्तरस क्या करता है? पित्त क्या करता है? पित्तरस को छोड़ता है, इसलिए अम्लीय खाने को उदासीन कर सके। ठीक है, अभी खाना यहाँ आता है। अब अग्नाशय क्या करता है? पैनक्रियाज क्या करती है? पैनक्रियाज एंजाइम को छोड़ती है, एंजाइम को छोड़ने का काम करती है। एंजाइम क्या करता है? एंजाइम भाई जो खाना आ रहा है उसे तोड़ता है और छोटे टुकड़ों में करता है। खाना बहुत पिट पिट के जाता है भाई, तभी हम इतने बड़े हो पाते हैं। तो क्या है? अग्नाशय, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एंजाइम को छोड़ता है, ठीक है। एंजाइम क्या करता है? खाने को तोड़ने का काम। अब आ जाओ छोटी आंत में। खाना कहाँ आया था? छोटी आंत में। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, पाचन तंत्र का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, यहीं पूर्ण पाचन होता है। क्या? पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में कैसे होता है? जैसे कि हमारे शरीर के लिए क्या क्या आने वाली हैं? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये। और इनका पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? ऑब्जर्वेशन कहाँ पर होता है? अवशोषित कहाँ होते हैं? कहाँ पर? छोटी आंत में। जब पाचन हो जाता है, अवशोषित कहाँ पर हो जाते हैं? कहाँ पर? छोटी आंत में ऑब्जर्वेशन हो जाती है, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण काम छोटी आंत का है। अब आता है खाना बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत क्या करती है? बड़ी आंत ज़्यादा कुछ नहीं करती है, बड़ी आंत सिर्फ पानी का ऑब्जर्वेशन करती है, पानी अवशोषित करती है, ठीक है। और फिर जो अनपचा खाना होता है भाई बाहर निकल जाता है, जिसे हम सुबह के लिए बाहर को निकाल देते हैं सुबह में, ठीक है। अब बोलेंगे कि ये क्या रह गया, ये चीज़ क्या रह गई? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या रह गया? जैसा कि मैंने बताया कि जो मल भोजी होते हैं, जिसमें सुअर आते हैं, वो मल क्यों खाते हैं? इसकी वजह से, ये अपेंडिक्स की वजह से। ये बड़ी आंत पे लगा हुआ होता है, चिपका हुआ बड़ी आंत पे, इस अपेंडिक्स की वजह से। कैसे अपेंडिक्स? मैं समझा रहा हूँ। जैसे हम खा रहे हैं खाना, तो भाई छोटी आंत अवशोषित कर रही है, पाचन कर रही है, ठीक है। अब जो अपेंडिक्स है, जो हमारे अंदर तो कुछ कार्य नहीं करता है, ऐसी लगा छोटा सा है, ठीक है, लेकिन जो सुअर के अंदर है वो बड़ा है, और वो पाचन का कार्य है वो अपेंडिक्स का, अपेंडिक्स देखता है, अपेंडिक्स करता है,
पाचन कार्य, ठीक है। अब पाचन का कार्य है तो जो कहाँ पे लगा है, बड़ी आंत पे, बड़ी आंत पे लगा पाचन होके तो बड़ी आंत में जाता है, ठीक है, ठीक है, पाचन हो गया। अब पाचन तो हो गया भाई, अब लेकिन उस चीज का ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाया जो शरीर के लिए अनिवार्य है, अवशोषित नहीं हो पाए वो चीज़। अब वो चीज़ें जा रही हैं, मिनरल्स पोषण वगैरह जा रहे हैं, न्यूट्रिएंट किसके साथ जा रहे हैं, मल के साथ, मल के साथ जा रहे हैं तो बाहर निकलना है, बाहर निकलना है तो भाई उससे क्या फ़ायदा हुआ, शुगर के लिए क्या फ़ायदा हुआ। अब भाई उसे तो अवशोषित करना है, अब जो अवशोषित करना है तभी वो भोजन बना लेता है अपने ही मल को या दूसरे के मल को जो अवशोषित होता है, ठीक है, भोजन बना लेता है। फिर ये प्रक्रिया होती है, फिर छोटी आंत में आती है तो वो अवशोषित हो जाती है, फिर छोटा, इसलिए उसकी मजबूरी बन जाती है, अगर उसे जीवित रहना है तो वो खाता है, ठीक है, ये मजबूरी बन जाती है उसकी, इसलिए वो खाता है अपेंडिक्स की वजह से। तो ये समझ गए क्या है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, ये समझ गए। कुछ चीज़ें और बताता हूँ, जैसे कुछ चीज़ें क्या है, ये कभी कभी ना बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत कभी ये काम करना बंद कर देती है, जो काम करती है ये ऐसे करके पानी का अवशोषण करती है, वो कुछ संक्रमण के कारण, यहाँ पर संक्रमण के कारण कुछ बंद कर देती है काम करना। अब भाई पानी का ऑब्जर्वेशन ओपन हो नहीं पाएगा, अवशोषित हो नहीं पाएगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, फिर दस्त आने लगेंगे, बार बार क्यों आते हैं दस्त, इसलिए आते हैं। तो दस्त, ये दस्त की बीमारी होती है जिसे हम डायरिया कहते हैं, दस्त, ठीक है, दस्त की बीमारी बन जाती है, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं कि बोलते हैं कि मैं अभी नहीं करूँगा वो रोक के चलते हैं, मल को रोक कर चलते हैं कि मैं अभी नहीं करूँगा। अब भाई जो बड़ी आंत है वो तो पानी का ऑब्जर्वेशन कर लेगी, अब क्या बजाय आप रोक के चलोगे भाई तो वो कठोर होगा मल, वो कठोर हो जाएगा तो उससे क्या बोलते हैं, निकलने में दिक्कत होगी, उसे क्या बोलते हैं, कब्ज की बीमारी, कब्ज की बीमारी, क्या बोलते हैं, कब्ज की बीमारी। अब वो निकलने में दिक्कत, कब्ज की बीमारी बोलते हैं, ठीक है उसे। अब जो एनएस, एनएस मतलब गुदा है, गुदा में खून आने लगता है, उसे क्या बोलते हैं, वो बीमारी क्या बोलते हैं, पाइल्स, पाइल्स मतलब बवासीर बोलते हैं जैसे हम, पाइल्स बहुत भयंकर बीमारी होती है भाई, ठीक है। और एक बीमारी होती है जैसे जो छोटी आंत है वो बढ़ने लगती है, कभी कभी केस सुना होगा कि ये छोटी आंत है, ये छोटी आंत बढ़ने लगती है पेट में, अब पेट में बढ़ने लगती है तो भाई जाहिर सी बात है कि जो चीज़ बढ़ने लगेगी वो जगह मांगेगी, अब जगह मांगेगी तो जिस जगह मांगेगी तो पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, तो ये स्क्रोटल में जाती है, स्क्रोटल मतलब जो टेस्टिस, टेस्टिस होते हैं उसमें, उसमें जाने की कोशिश करती है तो पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उसे काय की बीमारी बोलते हैं, हार्निया की बीमारी, हार्निया, हार्निया की बीमारी बोलते हैं उसे, कही हार्निया, ठीक है। तो ये था अपना एलिमेंट्री कैनाल, क्या था, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल।